तो आप सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार और आज की इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूं कि आप सभी शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। वाह क्या बात है, देखें कौन कौन साथी जगह हैं और जो साथी जगह हैं उनको बहुत बहुत अभिनंदन और जो साथी सोए हैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन, क्योंकि वो सुबह सुबह ये सेशन देखेंगे। और जो जगह हैं जैसे हमारे अभिषेक गौतम जी हो गए, मनोजीत मजुमदार जी हो गए, शेखर दास जी हो गए और राजीव नारायण जी तो अभी उठ के आगे लग रहा है, सुबह सुबह एकदम बिल्कुल तरोताज़ा दिख रहे हैं। और हमेशा जीवन में तरोताज़ा होना चाहिए। अगर रात के 2 बजे भी अगर आपका टेलीफोन बजे और कोई आवाज़ आए कि कैसे हो सर, तो आप बेहतरीन हूँ, लाजवाब हूँ, बताओ क्या मदद कर सकता हूँ, ये एनर्जी लेवल आपके अंदर होनी चाहिए। क्योंकि आप जो है आपके अंदर जो भी मूवमेंट होता है ना वो एनर्जी से होता है, और अगर एनर्जी नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो जीवन में कुछ भी पाना है, एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो एनर्जी चाहिए। आज हम लोग डाउट क्लियरिंग सेशंस के लिए चर्चा करेंगे। वैसे तो हम लोग पूरा महीने में ऐसे डाउट क्लियरिंग सेशन रखते हैं। कुछ साथियों के सवाल होते हैं उनको हम लेते हैं और उन पर चर्चा करते हैं, उनका डाउट सारी चीज़ें वो क्लियर हो जाए उसके लिए हम लोग जो है ये सेशन करते हैं। तो आज बहुत कम डाउट आए हैं, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम में साथी जो है अपना डाउट लिखेंगे। और थोड़ा माइक वगैरह म्यूट कर लेंगे बाकी साथी जो हैं। हाँ, तो मैं कह रहा था कि डाउट सेशन में तो जो डाउट क्लियरिंग सेशन होता है उसमें आपको सवाल जो है मेरे पास भेजने होते हैं। उन सवालों पे थोड़ा समीक्षा करते हैं हम लोग, और जब समीक्षा को आप सुनते हैं तो आपको वो सवाल जो है पूरी तरह से पूरी उम्र भर याद हो जाता है, उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। क्योंकि जब हम इतने सारे सवाल पढ़ते हैं, इतने सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो डाउट का होना लाजमी है। और जब डाउट होता है तो आप जिसको मेंटर मानते हैं, जिसको अपना सलाहकार मानते हैं, उनको पूछ लेना ज़्यादा बेहतर होता है। और आपकी जो भी समस्या है आप मुझे देके चले जाइए। ऑफिस जाते हैं ना मनोजीत मजुमदार जी, सुबह बैंक जाते हैं ना, तो आपकी जितनी दुविधा है ना मुझे व्हाट्सएप में देके चले जाइए, ठीक है। और मान के चलिए कचड़ा वाला आया घर से कचड़ा निकाल, तो ठीक तो उसी तरह से हम कचड़ा निकाल देंगे, ठीक है। तो आज के लिए कुछ साथियों ने जो है अपने डाउट्स भेजे हैं, तो उन साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे, उनका आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने डाउट भेजा है। क्योंकि हो सकता है वो डाउट अन्य साथियों का भी हूबहू होगा, है ना। तो अतुल प्रताप सिंह जी भी आगे देखिए, है ना। स्वागत नहीं करेंगे हम अतुल जी का, है ना। कर रहे हैं कोई साथी, मनोजीत मजुमदार जी स्वागत कर रहे हैं। मनोजीत मजुमदार जी बोल रहे हैं अतुल जी को, वाह सर आप तो बहुत स्मार्ट लग रहे हो, वाह। तो ठीक है, क्यों ना आज की चाय पार्टी हम अतुल जी की तरफ से, है ना। तो पहला सवाल लेते हैं। आज की स्क्रीन पर पहला सवाल जो हमारे साथी ने किसी साथी ने भेजा, उसका नाम वगैरह नहीं ले रहे हैं। जो भी साथी भेजा होगा उसको पता चल गया होगा कि किसने ये भेजा है। तो डाउट जो होते हैं ये सभी के मन में होती हैं, और इससे क्या होता है अपना पूरा जो सभी साथियों का डाउट क्लियर हो जाता है। तो डाउट है, व्हाट इज द टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग में एक बड़ा फेरबदल किया गया, और जैसे हमारे बहुत सारे साथी जो हैं डाउट के साथ साथ जवाब भी लिख दे रहे हैं। सुकृति जी ने लिखा है 9%, विनायक पॉल जी लिखा है 10%। तो एक तो देखिए दो तरह के स्टेज होते हैं। अगर क्लरिकल टू ऑफिसर में जाते हैं तो सीधा सवाल पूछेगा जो स्क्रीन पर आपके लिखा हुआ है, व्हाट इज द टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर अंडर प्रियॉरिटी सेक्टर लेंडिंग। तो हमारे जो तमाम साथी यहाँ पर अतुल जी, अमित जी, अभिषेक गौतम जी जो जवाब लिख रहे हैं ना वो एकदम सही जवाब होगा। 10% ऑफ एडजस्टेड नेट बैंक क्रेडिट आर क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ साइड बैलेंस शीट, है ना, COB, क्रेडिट इक्विवेलेंट टू ऑफ बैलेंस शीट एक्सपोजर।
तो 10% इसका उत्तर होगा सीधे सीधे क्लरिकल टू ऑफिसर के कैटेगरी में जाएं तो। लेकिन जब हायर स्किल में जाते हैं, स्किल 1 से 2, 2 से 3 में, तो थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता है। ट्विस्ट कर देता है मतलब इसको फाइनेंशियल ईयर के साथ बता देगा कि फाइनेंशियल ईयर 22 टू 23 के लिए टारगेट क्या है। तो हमारे तमाम साथी यहाँ पर आंसर लिखेंगे, है ना। और ऐसा जो सीन लगा है ना राजीव नारायण जी, ऐसा सीन देख के कितना अच्छा लगता है ना कि सर बैंक वैंक के छोड़ो जॉब सर, यही ठीक है, यही जाते हैं बढ़िया एकदम, है नाश्ता वास्ता लेके। और कितना अच्छा हरियाली हरियाली लगता है। गांव में हमारे खेतों का याद आ जाता है। हाँ हाँ, है ना। वो बोलते हैं ना कि वही जे देसवा माँ घर मोर बाड़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे, कहनवा पहर हल्ले के चलेला किसनवा, कहनवा पहर हल्ले के चलेला किसनवा, लह लह करेला धान रे, वही जे देसवा में घर मोर बाढ़े, नाम पड़ल हिंदुस्तान रे। मतलब जो किसान होता है ना, सुबह 4 बजे से हल लेके खेत में चला जाता है, मेहनत करता है, और मेहनत करने के बाद हरा हरा एकदम धान लहराता है। तो ऐसे देश में जिसमें घर मेरा बढ़ रहा है उसका नाम हिंदुस्तान है, और ऐसे किसान की वजह से हम लोग अन्न जो है खा पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथी 9.5% लिख रहे हैं। तो ये जो डाउट क्लियरिंग था हमारे साथी का, उन्होंने कहा कि हमारे बैंक में जो टारगेट दिया गया वो तो 9.50% है। बिल्कुल सही है, 9.50%। फाइनेंशियल ईयर 2022 टू 23 के लिए 9.50% है। तो आपको पूरा स्ट्रक्चर याद करना पड़ेगा। वैसे मैंने सीधे बता दिया, सवाल अगर सीधा सीधा आया व्हाट इज द टारगेट फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर, तो आपने लिखना है 10% ऑफ ANBC और COB विच एवर इज हायर। लेकिन अगर फाइनेंशियल ईयर के साथ जोड़ दिया, जैसा कि कुछ साथियों का डाउट था कि वो कह रहे हैं कि हमारे बैंक में तो टारगेट 9.50 है, आपके बैंक के जो एनुअल क्रेडिट प्लान में टारगेट 9.50% इसलिए है क्योंकि जो एनुअल क्रेडिट प्लान बना है वो 22-23 के लिए बना है, 31 मार्च 2023 के लिए। तो ये टारगेट जो है 8% 20-21 के लिए 8% था, 21-22 के लिए 9%, और 22-23 के लिए 9.50, और 23-24 के लिए 10%। तो इस तरह से आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जब फाइनेंशियल जो अभी रिफॉर्म्स हुए थे जिसमें प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग पे बड़े बदलाव किए गए थे, तो उस प्रियॉरिटी सेक्टर लैंडिंग के समय इसमें अचानक इसमें बढ़ोतरी किया गया था। और ये जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर होते हैं ये एग्रीकल्चर के अंदर का ही पार्ट है। एग्रीकल्चर जो 18% ऑफ ANBC है उसी के अंदर का पार्ट है। मतलब सोचिए 18% ऑफ ANBC के अंदर 10% ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को जो है ये टारगेट है। इसका मतलब क्या है अतुल प्रताप जी? मतलब आप छोटे सीमांत और लघु किसानों को ही वित्त पोषण करें, ज्यादा से ज्यादा वित्त पोषण करें, ताकि उनकी लैंड होल्डिंग बढ़ सके, उनकी आय बढ़ सके, उनका जीवन यापन बढ़ सके, और वो समृद्ध हो सकें। इसी का ये मतलब है कि मिनिमम अगर जो 18% ऑफ ANBC है उसी के अंदर जो एग्रीकल्चर है उसमें टारगेट दिया गया है 10% ऑफ ANBC। अब ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर की व्याख्या के बारे में भी सवाल आपको ज्यादा पूछता है। तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया है, मार्जिनल फार्मर मतलब ऐसे किसान जिनका लैंड होल्डिंग जो है, लैंड होल्डिंग जो है 1 हेक्टेयर तक के है। ऐसे किसान जैसे हमारे अभिषेक गौतम जैसा है ना, ये एकदम सीमांत किसान है ना, है ना। इनके पिताजी के पास बहुत ज़्यादा जमीन है लेकिन बोलता है साहब मुझे 1 हेक्टेयर दीजिए, मैं एकदम सीमांत किसान। तो मार्जिनल फार्मर आर दोज फार्मर हु हैज द लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर तक अगर लैंड होल्डिंग है तो मार्जिनल फार्मर। और स्मॉल फार्मर ये हमारे शेखर दास जी हैं, है ना, इनके पास ज़्यादा है थोड़ा सा, है ना। तो ये 1 हेक्टेयर से ज़्यादा और 2 हेक्टेयर तक हैं तो ये लघु किसान है, ये लघु किसान है। सीमांत किसान 1 हेक्टेयर तक, मार्जिनल फार्मर लैंड होल्डिंग अप टू 1 हेक्टेयर, स्मॉल फार्मर लैंड होल्डिंग अबव 1 हेक्टेयर टू 2 हेक्टेयर। तो 2 हेक्टेयर तक है तो स्मॉल फार्मर। अब सोचिए जिनके पास 1 हेक्टेयर का मतलब लगभग कितना एकड़ होगा? 2.5 एकड़, और 2 हेक्टेयर का मतलब 5 एकड़। तो जिनके पास 5 एकड़ तक की जमीन है
है ना। ये जैसे हमारे राजू राणा जी गोटिया है, इनके पास तो ज्यादा ही है, 10 एक एकड़ है ना, पूरा झारखंड इधर ही है उनका, है ना। और अतुल प्रताप जी तो एकदम ये 100 एकड़ वाले हैं, एकदम पूरा जिधर देख रहे हो पूरा उन्हीं का है ना। क्योंकि अतुल प्रताप सिंह, महाराणा प्रताप सिंह टाइप का ऐसे, तो इनका पूरा इलाका है, वो किला है उधर उनका, है ना। तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर 10%। सेकेंड डाउट आपका है, डाउट नंबर 2 किसी साथी ने भेजा है और उन्हीं के शब्दों को कॉपी पेस्ट कर दिया हमने। लिखा है शाखा को एक NRLM की फाइल प्राप्त हुई जिसमें बैलेंस शीट में कुल कॉर्पस अमाउंट जो है शून्य है। फर्स्ट ईयर जो कॉर्पस का 6 गुना या मिनिमम 1 लाख देते हैं, नियम के तहत NRLM स्वीकृत हो सकता है क्या? साथ ही साथ 30% महिला से ज़्यादा जो है एबव पॉवर्टी लाइन में है या नहीं, इसके लिए BPL कार्ड को भी KYC डॉक्यूमेंट में लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए। हालांकि ये सवाल जो है प्रमोशन एग्जाम के लिए बिल्कुल ही खारिज करने लायक है, ये सवाल प्रमोशन एग्जाम में बिल्कुल नहीं आएगा, लेकिन सवाल पूछा है, डाउट किया है तो हम लोग बता दे रहे हैं क्योंकि डाउट ही कम आए थे। तो इसमें ये पूछा गया है कि एक NRLM की फाइल प्राप्त होती है, उसका कॉर्पस जो है शून्य है। तो जो भी साथी ने भेजा है सभी साथी जान लें कि जब भी कोई SHG का निर्माण होता है तो पंचसूत्र का पालन किया जाता है लगातार 3 महीना, है ना अभिषेक जी। पंचसूत्र का पालन करना पड़ता है, रेगुलर मीटिंग, रेगुलर सेविंग, रेगुलर अकाउंट, रेगुलर लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी। ये पंचसूत्र के पालन करेंगे तो कार्पस कैसे शून्य हो गया महाराज? है ना राजू जी, कैसे शून्य होगा? बिल्कुल शून्य नहीं होगा। तो एक जब SHG बना, SHG बनने के 3 महीने तक उनको लगातार, ये देखो कितने SHG की महिलाएं कितना स्माइल कर रही है ना, आप लोग भी जाते होंगे ऐसे मीटिंग में, है ना, तो कितना अच्छा कर रहे होंगे। तो ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इन्होंने पंचसूत्र का पालन किया है। और ये स्माइल क्यों कर रहे हैं अतुल जी? आप ध्यान नहीं दिए, ये स्माइल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने 3 लाख 6 लाख का सैंक्शन दे दिया है इनको SHG का, तभी स्माइल आ रही है, अदरवाइज कहाँ स्माइल? अभी तो पूरा सेट सेट थे, दबाव में थे। लेकिन ये जो स्माइल दिख रही है वो उसकी वजह आप हैं, क्योंकि आपने आगे बढ़कर इनको वित्त पोषण के लिए तैयार किया और वित्त पोषित किया, 6 लाख का लोन सैंक्शन किया और उसको फर्स्ट डोज, सेकंड डोज, थर्ड डोज के आधार पर उनको वित्त पोषित किया। फिर देखिए चेहरे की स्माइल, है ना, ये हुई ना बात। हर वक्त गुल बनकर मुस्कुराना है जिंदगी, मुस्कुराहट गम भुलाना है जिंदगी, जीत कर मुस्कुराए तो क्या मुस्कुराए, हार कर मुस्कुराओ तो मुस्कुराना है जिंदगी, लोन देकर मुस्कुराओ तो मुस्कुराना है जिंदगी, वो मुस्कुराना है जिंदगी। तो ये मुस्कुराना देखिए, रियल मुस्कान। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये सवाल ही गलत है। अगर एक समूह बना, समूह 3 महीने तक पंचसूत्र का पालन करेगा, पंचसूत्र के पालन में रेगुलर मीटिंग, प्राइम, रेगुलर सेविंग, रेगुलर अकाउंट, रेगुलर लेंडिंग, रेगुलर रिकवरी। तो जब रेगुलर लेंडिंग होगा तो रेगुलर रिकवरी होगा तो भी जीरो नहीं होगा। दूसरी बात, जो लेंडिंग होता है 100 रुपए इकट्ठा हुआ, 100 रुपए थोड़ी ना लोन देंगे शेखर जी, आप बताइए ना। 100 रुपए अगर सेविंग है तो 100 रुपए लोन थोड़ी दे दोगे। हमारे बैंक में कैसे करते हैं, 60-40 का रेशियो होता है ना, CD रेशियो मेंटेन करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ भी CD रेशियो मेंटेन करेंगे, जितना जमा आया उसका जो है वो 60% तक लोन देंगे, 40% रखेंगे। फिर साथ ही साथ कॉर्पस इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि ये लगातार 3 महीने तक ये पंचसूत्र का पालन करते हैं, तो इनको 15,000 का एक रिवॉल्विंग फंड मिलता है जो भी कॉर्पस में जुड़ जाता है। तो एक तो ये है कि कॉर्पस आ जाता है 15,000 का रिवॉल्विंग फंड, क्योंकि इन्होंने पंचसूत्र का पालन किया। और वही पंचसूत्र का पालन अगर वो 3 महीना और कर लेते हैं तो उनकी रेटिंग की जाती है, रेटिंग में 20 नंबर दिए जाते हैं। वो रेटिंग जो है पंचसूत्र के आधार पर की जाती है। फिर उनका रजिस्ट्रेशन होता है पंचायत विभाग में, या जो आपके जनपद में होगा रजिस्ट्रेशन होगा। फिर पंचायत विभाग की रिकमेंडेशन होगी, पंचायत विभाग के एक ग्राम सेवक या उनके जो डेवलपमेंट ऑफिसर उनके साथ लिंक्ड होगा, और फिर उसके बाद ये नाबार्ड के पास जाता है, नाबार्ड फिर रिवॉल्विंग फंड देता है। इतना सब कुछ होने के बाद, छन्नी होने के बाद फिर बैंक में आता है अतुल प्रताप जी के पास, ठीक है। फिर अतुल प्रताप जी चेहरे में मुस्कान लिए इनको आइए, बिल्कुल क्या, एकता स्वयं सहायता समूह, ये सबसे पॉपुलर नाम है, एकता स्वयं सहायता समूह, राधिका स्वयं सहायता समूह, पता कृष्णा स्वयं सहायता समूह, ऐसे। तो इनको जो है लोन दे देते हैं। दूसरा सवाल ये पूछता है कि साथ ही 30% महिला, जब एबव पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे हैं तो वहां पर उनका प्रूफ तो लगाना ही पड़ेगा, इसलिए ये लेना ही पड़ेगा। तो एबव पॉवर्टी लाइन में अगर आता है तो उनका प्रूफ लेना ही पड़ेगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, एक साथी का डाउट भेजा है उन्होंने, यहाँ पर देखिए डाउट,
A and B are having saving account with operational instruction either and survivor. A check dated 10th May 2019 signed by A and presented on 15th May 2019. The bank received the notice on 14th May 2019 informing the death of A on 12th May 2019. Now the bank will, यहाँ पर पूछा गया है ए और बी एक ज्वाइंट अकाउंट ऑपरेशन करते हैं आपकी शाखा में, झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक में। ए और बी मिलके एक सेविंग अकाउंट मेंटेन करते हैं, वो भी आइदर सर्वाइवर के मैंडेट से। तो आइदर सर्वाइवर का मैंडेट होता है कि कोई भी आके पैसा निकाल सकता है, आइदर एंड सर्वाइवर। एक चेक जो है ये जारी करता है 10 मई 2019 को, एक चेक जो है 10 मई 2019 को जारी करता है, उसको साइन किया है ए। चेक तो लिखते समय वो जिंदा थे, 10 तारीख को जब चेक लिखा उन्होंने साइन किया वो जिंदा थे। अब जिसको लिखा वो व्यक्ति बैंक जाने में डिले हो गया, ठीक है। राजू नारायण जी तो रोज बैंक जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति बैंक नहीं गया, है ना, क्यों? बाबा धाम गया हुआ था, तब लेट हो गया। तो वो 14 तारीख को जैसे पहुंचा, 15 तारीख को जो पहुंचा, तो वहां बैंक को पहले से इंफॉर्मेशन आ गया था कि 12 तारीख को एक की मृत्यु हो गई। तो ऐसे केसेस में क्या करना चाहिए? हमारे बहुत सारे साथी जो लिख रहे हैं, डिसऑनर कर देना चाहिए। बैंक विल ऑनर द चेक, बैंक विल डिसऑनर द चेक, ऑनर द चेक इफ बीएम अलाउज, है ना। ये बीएम वाला चलता है अपना। अरे सर कहाँ लगाए, राजू नारायण जी बोलता है अरे सर कहाँ लगाए, जो ब्रांच मैनेजर बोलेगा वही तो होगा सर। वो राजा है वही होगा और क्या है। तो सब सी में टिक लगा के आ गया एकदम। हमारे यहाँ तो वही चलता है सर, ठीक है। ब्रांच में वही चलाओ आप, ब्रांच में वही चलाइए, जो ब्रांच मैनेजर बोले वही करिए, लेकिन एग्जाम में उनका मत मानिए, एग्जाम में तो अपना मानिए, है ना। एग्जाम में मान के अपना मानिए, फिर ब्रांच में ब्रांच का मानिएगा। बैंक विल डिसऑनर द चेक, तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा बैंक विल डिसऑनर द चेक। इसके लिए एक सामान्य सा फंडा ये मान के चलिए, अगर अकाउंट होल्डर इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल मतलब कंपनी सोसाइटी का नहीं है, ठीक है। शंकर जी भी आगे देखो एकदम जग गए एकदम, है ना। तो ये जगह हैं इसीलिए तो अपने सगे हैं देखो हमारे साथ ही एकदम बिल्कुल कहाँ गए, चले गए एकदम, गायब ही चले गए। तो यहाँ पर जब भी कोई इंडिविजुअल अकाउंट होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है अकाउंट होल्डर की, तो एक चीज है कि जैसे ही आपको सूचना मिली अकाउंट में ऑपरेशन रोक देना चाहिए। ठीक बात, फंडा क्लियर है राजू जी? तो ये इंडिविजुअल अकाउंट है क्योंकि ज्वाइंट अकाउंट है, इंडिविजुअल अकाउंट श्रेणी में आता है। तो यहाँ पर अकाउंट होल्डर की मृत्यु हो गई, तो जैसे ही अकाउंट होल्डर की मृत्यु हुई तब ये सेटलमेंट ही होगा, है ना, सेटलमेंट ही होगा। तो इसका पैसा किसको मिलेगा बताइए राजू नारायण जी? ए की मृत्यु हो गई 12 तारीख को, तो ये पैसा सेटल होके किसको जाएगा? नॉमिनी को जाएगा, बी को जाएगा, किसको जाएगा? बी को जाएगा सर, और ये ए के नॉमिनी को जाएगा। तो यहाँ पर आइदर एंड सर्वाइवर है, आइदर एंड सर्वाइवर है, तो यहाँ पर आइदर सर्वाइवर जब डेथ सर सर्वाइवर को जाएगा, सर्वाइवर को जाएगा, ठीक है। आइदर और सर्वाइवर के केस में नॉमिनी को तभी पैसा मिलेगा जब दोनों भाई मोटरसाइकिल में जय वीरू की तरह जा रहे हैं और दुर्भाग्यवश खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो गई, तो अगर वो नॉमिनी लिखे हैं तो नॉमिनी को मिलेगा। अदरवाइज अगर ए की मृत्यु हो गई है तो पैसा बी को मिल जाएगा, मतलब सर्वाइवर को मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ए की मृत्यु हो गई है और ए ने चेक काट दिया, तो जब भी किसी की मृत्यु हो जाती है तब उस केसेस में उसका अकाउंट का ऑपरेशन रोक देना चाहिए, अकाउंट ये डिसऑनर हो जाएगा। अब रही बात, जैसे पावर ऑफ अटॉर्नी है, आपने किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी दिया हुआ है, जैसे राजू नारायण जी हैं, वो थोड़ा गोटिया टाइप के हैं, बहुत ज़्यादा पैसा है, वो बैंक भी जाना पसंद नहीं करते क्योंकि बैंक जाने से मुंह फुलाते हैं, जगह बैठने की जगह भी नहीं देते, चाय भी नहीं पिलाते हैं, तो बैंक जाना नहीं चाहते। तो उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे के रखा है, वो अपना खेती किसानी कर रहे हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी दे के रखा है शंकर जी को। शंकर जी तो एकदम बढ़िया हट्टे कट्टे एकदम, है ना, थोड़ा मिलिट्री टाइप के आदमी है। वो तो बोलते हैं सर बहुत मजा आता है बैंक जाने में, बहुत मजा, मैं रोज चेक लेके जाऊंगा, रोज जाऊंगा। तो पावर ऑफ अटॉर्नी इनको दे के रखा है कि हमारे खाते का ऑपरेशन शंकर जी करेंगे। अब ऐसे केसेस में अगर खुदा न खास्ता पावर ऑफ अटॉर्नी जिसको मिला है उसकी डेथ हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में जिस तारीख को चेक लिखा है उन्होंने, उस तारीख
उस तारीख को जिंदा अगर है तो उसके डेथ के पहले के चेक पास हो जाएंगे। सपोज 12 तारीख को डेथ हुई पावर ऑफ अटॉर्नी लिखने वाले की, तो 12 तारीख को अगर चेक कटा है तो 12 तारीख का चेक पास नहीं होगा क्योंकि 12 तारीख को डेथ हो गई थी, लेकिन 11 तारीख से पहले के साइन किया हुआ चेक पास हो जाएगा क्योंकि मेन अकाउंट होल्डर जिंदा है, मेन अकाउंट होल्डर जिंदा है। तो ऐसे केसेस में वो अलाउ होगा। लेकिन ये अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है, अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई है और उसमें ऑपरेशन नहीं होगा। सपोज मान लीजिए खुदा न खास्ता अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, पावर ऑफ अटॉर्नी जिंदा है, तो ऐसा नहीं कि वो जाके एकदम बैंक जाके भले हट्टा कट्टा क्यों ना हो पैसा निकाल लूँ, ऐसा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है, क्योंकि अकाउंट होल्डर की डेथ हो गई, तो कॉन्ट्रैक्ट बंद हो गया। ये हो गया डाउट नंबर 3। अब डाउट नंबर 4 सर इसमें हाँ सर इसमें ये उसने जो इंस्ट्रूमेंट दिया था ये तो 3 महीने के लिए वैलिड था। भले उसकी डेथ हो जाए, उसने तो ये इंस्ट्रक्शन दिए थे कि मैं जिसको ये पैसा दे रहा हूँ वो 3 महीने तक ये पैसा ले सकता है, और जिस दिन वो जिंदा था उस दिन उसने ये इंस्ट्रक्शन दे दिए थे। तो पेई को तो पैसे मिलने चाहिए, जो पेई है हाँ वो तो ये कहेगा ना कि जिस दिन वो जिंदा था उस दिन मुझे तो 3 महीने तक के लिए वैलिडिटी दे गया था, वैलिडिटी दे गया था, लेकिन उसको जिस समय चेक लिखा आपकी जो उस जो आपको बोल रहे हैं आपकी जो सद्भावना है उसको सुपरसीड कर दिया पॉलिसी ने। आपकी जो भावना है, जो उसके प्रति जो आपकी सद्भावना है कि उसको तो भैया बोला कि ये ले चेक 1 लाख का चेक ले ले, 3 महीना जब मर्जी लगे लगा दियो, 3 महीने के आखिरी दिन तक लगा दियो, ये सद्भावना है। लेकिन फिर आता है कंडीशन, अगर खातेदार की मृत्यु हो गई है और चेक उसके बाद प्रेजेंट होता है, भले ही वो उसके मरने से पहले लगाया हो, तो पेमेंट विल नॉट बी अलाउड, अकाउंट ऑपरेशन शुड स्टॉप, ओनली द डेथ क्लेम सेटलमेंट जो होगा, क्या होगा, ओनली डेथ क्लेम सेटलमेंट होगा। अगर उस व्यक्ति को वो पैसा पाने का अधिकारी है तो कोर्ट से ऑर्डर लेके सूट करेगा और जो भी है उनके जो उत्तराधिकारों से मिलेगा। लेकिन बैंक का उत्तरदायित्व कहता है कि जब उसकी मृत्यु हो गई तो आप उत्तरदायित्व को निभाइए, उसके खाते में ऑपरेशन को बंद कर दीजिए और उसके खाते में जितना पैसा है उनके क्लेमेंट को दे दीजिए, नॉमिनी को दे दीजिए, आप उत्तरदायित्व से मुक्त हो गए। लेकिन अगर वो बंदा कुछ डीलिंग किया हुआ है, पैसा लेना है, तो उसके लिए रास्ता खुला हुआ है, कोर्ट से लाएगा, लीगल हेयर से लेगा, वो अलग इशू है, लेकिन बैंक का दायित्व यहाँ पर क्लियर है। ठीक बात, ओके जी सर। ठीक। डाउट नंबर 4 इसमें लिखा है पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिट ऑफ हाउ मच रुपीज शुड नॉट बी पेड इन कैश। यहाँ पर ये लिखा है, ये इनकम टैक्स के रूल के आधार पर है, इसमें समझने में थोड़ा एक साथी को डाउट हुआ होगा। इनकम टैक्स के रूल नंबर 269T के तहत ये प्रावधान किया गया है कि किसी भी एफडी का कैश पेमेंट जो है कितने रुपए तक के किया जा सकता है शेखर जी? कैश पेमेंट एक एफडी का प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के कितने रुपए तक कैश पेमेंट कर सकते हैं? अभिनंदन जी बोलते हैं 20,000 तक। 20,000 का 20,000 नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, और लेस देन 20,000, सॉरी सर, लेस देन 20,000 पेनल्टी लग जाएगा, बहुत ज्यादा पेनल्टी लग जाएगा आपको, है ना? हाँ। 19,999 तक आप पे कर सकते हैं कैश में। किसकी बात हो रही है? प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट मिला के, मतलब उसकी मैच्योरिटी प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के 20,000 तक पे कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल देखिए थोड़ा ट्विस्ट कर दिया। सवाल में लिखा है इंटरेस्ट का पेमेंट नगद मांग। मान लीजिए बोल रहे हैं 10,000 होगा, 10,000। अतुल जी बोल रहे हैं कि भाई मैं तो मूलधन नहीं निकालना भैया, अपने को क्या पैसे की जरूरत, जिधर चलो उधर ही पैसा, हमको नहीं निकालना है मूलधन, हमको तो ब्याज ही दे दो, आप नगद में दे दो ब्याज। तो वो इंटरेस्ट की बात है, इंटरेस्ट जो है वो जो है कितना निकाल सकते हैं? 10,000 या उससे ऊपर नहीं निकाल सकते हैं। मतलब ये कितना निकाल सकते हैं? 9,999 रुपए। ठीक है शंकर जी, 9,999 रुपए वो ब्याज ले सकते हैं। बोले मेरा ब्याज बनता है कितना? 11,000। कोई बात नहीं, छोड़ो 2,000 आप रखो, 9,000 मुझे दे दो, मंजूर है। तो ब्याज लिए, पर्ची भर के नगद लेके चले गए और बाकी पैसा उसमें रोल ओवर होता रहेगा। तो ये डाउट क्लियर हो गया होगा आपका कि सिर्फ इंटरेस्ट है तो 9,999 रुपए तक नगद ले सकते हैं। अगर इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दोनों मिला के अगर जोड़ दिया जाए तो ये सर टर्म डिपॉजिट में ही है ना सर? ओनली ये टर्म डिपॉजिट का ही इंटरेस्ट में है, टर्म डिपॉजिट ये में। सर इसमें अकेला डिपॉजिट लिखा है क्वेश्चन में।
हाँ, टर्म डिपॉजिट में है। अगर अकेला डिपॉजिट भी लिखा रहेगा तो उत्तर यही डालना। वैसे इसका जो सेंस है टर्म डिपॉजिट है। ठीक है सर ये तो टर्म सेविंग्स में डिपॉजिट क्या से होगा? वो कैश कैसे ले सकता है सर? वो तो फिर कैश सेविंग लेता में है ना। डालना है। कैश निकालता है ना, वो बोलता है कि मुझे ये मैच्योरिटी हो रहा है, खाते में नहीं डालना, नगद लेना है। कोई एफडी किया, 5,000 का एफडी किया है, तो उसका ब्याज मिला के 7,000 रुपये हुआ। वो बोलता है मेरे को खाते वाता नहीं करना, मेरे को नगद दे दो। तो दोगे कि नहीं काउंटर में? वो एफडी जो है क्लोजर चलाओगे, पे इन कैश जाओगे, फिर शेखर दास जी के पास जाओगे, शेखर दास जी एकदम मुस्कुराएंगे, वाह दादाजी बढ़िया, देखिए आप 5,000 जमा किए थे, ब्याज लगा के 7,000 हो गया। और क्या करते हो? चाय पियोगे राजा? चाय चाय पिलाएंगे उनको। क्यों क्यों चाय पिला रहे हैं? क्योंकि उनको अकाउंटिंग करने में थोड़ा सा पंचिंग वंचिंग करने में टाइम लग जाता है ना, तो तब तक चाय पिलाए ग्राहक को और उसको दे दिए, नगद भुगतान कर दिए, नए नए नोट। सर ये तो एक बार और आपने क्लास में बताया था, हम्म अगर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट दोनों मिलके 20,000 से ऊपर पहुंचते हैं तो वो अकाउंट पे ही होगा। अगर हाँ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 20,000 से कम है तो वो कैश पेमेंट हो जाएगा। हाँ, तो कैश पेमेंट कैसे करेंगे शंकर जी बता दीजिए। हमारे एक साथी ने सवाल पूछा है। आप लोग कैशियर सब लोग तो बैठे हैं, है ना? हमको तो कई जमाना हो गया था कैशियर को। बताओ बताओ कैसे करोगे कैश? राजू जी कैसे करोगे कैश पेमेंट? करते हैं ना, वहाँ मीनू होता है ना कि हाँ सर। एफडी क्लोजर इन कैश, है ना? जी जी। एफडी क्लोजर इन कैश, तो वहाँ कैश में जाओगे, उसका क्लोजर करोगे, वैल्यू आएगा। अगर वो दोनों मिला के 20,000 से कम आएगा तो पे इन कैश, फिर काउंटर क्लर्क के पास जाएगा, फिर वो पीछे लिखेगा मैंने नकदी प्राप्त किया, सील सिक्का लगाया 2 बार, है ना? 2 बार इसलिए करते हैं क्योंकि मैंने ये प्राप्त किया, ऑफिसर के सामने किया होगा एक साइन। फिर क्लरिकल जो लेकिन कैशियर है, कैशियर बोलेगा ये साइन आप ही का है, फिर से करो जरा मिलान करूँ। हाँ, कैशियर साहब को। लेकिन सर हमारे बैंक में करते नहीं है सर, अकाउंट में ही डालते हैं चाहे कितना भी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से ब्रांच में करो, लेकिन ये एग्जाम के दृष्टिकोण से, कानून की भाषा से यहाँ पर ऐसे करना। बाकी तो मैंने बता दिया है ना, ये बता दिया ना पिछले स्लाइड में। ये हमारे राजीव नारायण जी बोला था ना, जैसा ब्रांच मैनेजर चाहे वैसा। अदरवाइज नियम ये है, वैसे आजकल कोई नहीं करता है वो सब। क्या क्यों नहीं करते हैं? बोलते हैं खाता खोल लीजिए ना, कहाँ लगाए, खाता में डाल देते हैं एक सेविंग अकाउंट, थर्ड पार्टी मार्केटिंग करते हैं। लेकिन सही ये बात। आप तो शहर में नौकरी करते हैं शंकर जी। जो यस सर। गांव में नौकरी करते हैं ना, वो गांव में रूरल जगह में, जैसे राजू जी हैं, अभिषेक गौतम जी हैं, तो इन लोग को पता होगा। गांव में जो है पुराना पुराना एफडीआर, 1,000 1,000 रुपए का एफडीआर लेके आएंगे और बोलेंगे ये 1,000 रुपया के लिए पिया खाता खोलना। खाता थोड़ी, अब थोड़ी ना पैसा आएगा। एक ही बार आया था, वो बड़े बाबू ने दिया था, है ना? कोई खाद बीज का पैसा या कोई का पैसा मिला था। अब तो हो गया, अब तो बैंक जयराम जी की, अब तो बैंक कभी ना हो, है ना? तो वैसा करके कैश पेमेंट हो जाता है। चलिए अगला सवाल। सर सर एक क्वेश्चन था सर, मतलब ये फिर लास्ट में सर ये कंफ्यूजन थोड़ा दूर कर दीजिए। ये 10,000 एंड 20,000 का डिफरेंस, मतलब 19,099 जो है 999, ये कब तक होगा? और ये 10,000 तक ये कब तक होगा? देखिए, अगर सिर्फ ब्याज का भुगतान मांगता है नगद में, तो 9,999 रुपए तक नगद भुगतान ले सकता है ब्याज का। जहां अच्छा 10,000 रुपया सिर्फ ब्याज का हुआ तो खाते में ही देंगे। और अच्छा अगर ब्याज प्लस मूलधन, इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल मिला के नगद भुगतान ले जा सकता है वो केवल केवल 19,999 तक। जहां 20,000 पहुंचा, 20,000 या उसके ऊपर, तो उसको खाते में दे देंगे। अगर उसका खाता नहीं है, मान लीजिए आपकी बैंक से नाराज है, खाता नहीं है, खाता रखा है जीआरजीबी में, है ना, एफडी रखा है एमजीबी में, तो आप क्या करोगे? आप उसका डीडी बना दोगे, चेक बना दोगे, बैंकर चेक डीडी बना के उनको दे दोगे। फिर हो जाएंगे भोले बाबा के पास देवधर, वहाँ खाता वाता खोलेंगे, वहाँ खाता खुला है, वहाँ जमा करेंगे। ठीक है, तो ये बात ये है। अब अगला आता है डाउट, एक साथी ने भेजा है, व्हाट इज नैरो मनी? तो नैरो मनी एक मनी सर्कुलेशन, जो मनी अपने जो चैन का एक वर्ड है जिसको नैरो मनी कहते हैं। नैरो मनी एक ऐसा टर्मिनोलॉजी है जो हमारे सेंट्रल जो बैंक है, रिजर्व बैंक, उसके मनी सप्लाई चेन में ऐसा चीज जो लिक्विड एसेट हो, नगद रोकड़ा, है ना, नगद रोकड़ा आपके पास हो, उसको बोलते हैं नैरो मनी। नैरो मनी का मतलब होता है फिजिकल मनी, कॉइन्स, करेंसी, डिमांड डिपॉजिट, लिक्विड एसेट, जो जल्दी से लिक्विडेशन में जिसको इनकैश किया जा सकता है, उसको बोलते हैं नैरो मनी। तो नैरो मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इन एन इकोनॉमी, है ना, इन एन इकोनॉमी। अब ये नैरो मनी क्या है? जैसे सेविंग खाते में पैसा रखा है ना शंकर जी? कितना मजा आता है ना, एकदम बाजार गए, खाते में रखा है, एकदम फट जैसे स्कैन के यूपीआई फुट से निकल गया, है ना, एकदम। ये नैरो मनी है। क्यों? ये मोस्ट लिक्विड फॉर्म है और
घर में जो नए नए नोट ले जाते हो सैलरी में, एक 10 का नया गड्डी ले जाते होगे, 20 का नया, 50 का नया। हाँ, ये मैं बता रहा हूँ, मतलब सिखा रहा हूँ आपको, स्टाइल सिखा रहा हूँ। जैसे सैलरी मिलती है ना, तो एक 50 का एक नया गड्डी ले लो, 20 का 2 ले लो, 10 का 1 ले लो, फिर पूरा महीने भर झगड़ा नहीं होगा। समझ गए? महीने भर एक को बस झगड़ा होगा ना, तो मेरे से सीधा हर्जाना कर देना मेरे ऊपर, ठीक है ना? अभिषेक जी, अभी शादी नहीं हुई ना, वो तो अभी से कर रहा है, बोल रहा है शादी नहीं हुई तो क्या हुआ सर, हम नहीं कर सकते क्या खर्चा? करो करो करो, खर्चा करो, क्या दिक्कत है? तो कहने का तात्पर्य ये है, वो अभिषेक बोल रहा है कि बढ़िया है, ये आइडिया अच्छा है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो जैसे ही सैलरी होता है, करेंसी चेस्ट से लिंक्ड ब्रांच में दोस्ती करो, है ना? जैसे हमारे शंकर जी करेंसी चेस्ट में काम करते हैं, तो हम पहला काम सब छोड़ के हम इनसे दोस्ती ही करते। कैसे? इनको खाना खिलाते, एक बार खाना खिलाते, 2 बार खाना खिलाते, 3 बार। आप बोलते हैं महाराज कितने बार खाना खिलाओगे, बताओ ना काम क्या है? अरे काम बताएंगे, अभी तो दोस्ती हुई है। फिर चौथी बार खाना खिलाएंगे, है ना? महीने में 4 बार खाना खिलाए। अब तो इतनी गहरी दोस्ती हो गई, बोले यार ये बंदा बिना काम के खाना खिला रहा है, दोस्ती अच्छी हो गई, तगड़ी, है ना? 6 महीने के बाद प्रोविजन पीरियड खत्म हो गया, अब हो गया पक्की दोस्ती। 6 महीने के बाद परमानेंट दोस्त हो गए। उसके बाद फिर चालू होता है करेंसी लेन देन या जो भी सहयोग है, अपने आप ऑटोमेटिक बोलने भी। हमारा चेहरा देख के वो जान जाते थे, सर नया नोट चाहिए, लाओ, ये सब पहले से रेडी करके रखा हो, हम बोलना भी नहीं पड़ता है, खुद दे देते हो। तो नैरो मनी का मतलब क्या होता है? नैरो मनी इज द मोस्ट लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी सर्कुलेटिंग इज इन एन इकोनॉमी। नैरो मनी में M0 M1 कहते हैं, जैसे कॉइन्स हो गए, नोट्स हो गए, करेंसी हो गए, डिमांड डिपॉजिट हो गए, लिक्विड एसेट्स होंगे। 2 तरह के मनी होते हैं, एक होता है ब्रॉड मनी, एक होता है नैरो मनी। तो नैरो मनी को M0 M1 कहा जाता है और ब्रॉड मनी को M2 M3 कहा जाता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नैरो मनी में ओनली लिक्विड फॉर्म ऑफ मनी जो है, जिसको किसी भी समय विड्रॉ कर सकते हैं, इन कैश कर सकते हैं, जैसे कैश इन हैंड है, करेंसी नोट्स है, डिमांड डिपॉजिट्स हैं, सेविंग में, करंट में, इनको बोलते हैं नैरो मनी। तो मोस्ट लिक्विड फॉर्म में है, नैरो मनी कहते हैं। और फिर M2 में जैसे करेंसी नोट्स, कॉइन्स वगैरह हैं, ये ब्रॉड मनी में जो आते हैं, वो ऐसे जो बोथ लिक्विड में भी रहते हैं और साथ ही साथ ये लेस लिक्विड फॉर्म में भी रहते हैं। अपार्ट फ्रॉम कैश, करेंसी, डिमांड जो है, ये ब्रॉड करेंसी होते हैं। ये नैरो मनी M0 M1 और ब्रॉड मनी अप टू M3। ठीक है, ये बात है ब्रॉड मनी और नैरो मनी में। अगला सवाल आपका डाउट क्लियरिंग सेशन है। ये सवाल पूछा किसी बढ़िया साथी ने पूछा, व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है उसका मैच्योरिटी पीरियड पूछा गया। तो सीनियर सिटीजन सेविंग जो है, ये देखिए कितना बुढ़ापे में ऐसे ही लगोगे शंकर जी हैं, एकदम तरोताजा है, बढ़िया है ना? वाह, ये हुई ना हिसाब किताब करे, पूरा पैसा जमा करके रखिए। एक दिन एक सेशन करूंगा संडे को, कैसे इन्वेस्टमेंट करना है, और हर मंथली अभी 15 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो एक शानदार, ये दोनों जैसे शानदार तरीके से देख रहे हैं ना, कहाँ चलें अभी, है ना? सिंगापुर चलें, दुबई चलें, ऐसा कुछ विचार कर रहे हैं, वैसे टाइप का करेंगे। तो व्हाट इज द मैच्योरिटी पीरियड ऑफ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम? हमारे तमाम साथी जो हैं यहाँ लिख रहे हैं, कोई 8 साल, कोई 5 साल, लेकिन मैच्योरिटी पीरियड अगर ऐसा पूछा जाए तो आप, सॉरी ये 3 नहीं, ये 5 साल है। मैच्योरिटी पीरियड कितना है? 5 साल है, जिसको 3 साल बढ़ाया जा सकता है। 5 साल मैच्योरिटी पीरियड है, जिसको 3 साल जो है वो बढ़ाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा, ये 5 ईयर होगा। तो यहाँ पर सुधार लीजिए, भले स्क्रीन पर ऐसा लिखा हो, लेकिन आपको जो है यहाँ पर इसको सुधारना होगा कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो मैच्योरिटी पीरियड है वो है 5 ईयर्स, और जिसको 3 साल के लिए वो सुधार सकते हैं, 3 साल के लिए उसको बढ़ा सकते हैं। तो मैच्योरिटी पीरियड फॉर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है वो 5 साल के लिए ये है इसका। चलिए अब बात करते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये सवाल पूछा गया है, इन सुकन्या समृद्धि अकाउंट अमाउंट शुड बी डिपॉजिटेड अप टू हाउ मच डे टू गेट इंटरेस्ट ऑन द डिपॉजिटेड अमाउंट ऑफ द सेम मंथ। तो ये जो गवर्नमेंट से जो स्मॉल सेविंग डिपॉजिट स्कीम्स हैं या जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं, ये एग्जाम्स के बहुत पॉपुलर सीरीज के होते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना 1 बार 2 बार 3 बार पढ़ लीजिए, है ना? और ये जितने भी जो सुकन्या समृद्धि योजना हो गया, PPF हो गया,
इनको जो है आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनमें से भले ही कितना आसान क्यों ना हो, लेकिन ये सवाल जो है पूछे जाते हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना में जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, वहाँ पर ये दिया गया है 10th ऑफ द मंथ, मतलब 10 तारीख से लेके 30 तारीख तक जो जमा है उस पर पैसा मिलेगा। तो सुकन्या समृद्धि में 10th ऑफ द मंथ ये डिपॉजिट है, तो 10 से मंथ एंड तक जो पैसा जमा है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। सुकन्या समृद्धि योजना में एक डाउट और भी आता है कि इसमें कितने सालों तक जमा करना होता है। तो एक खाता खोलने के कितने सालों तक जमा करना होता है सुकन्या समृद्धि में? 15 ईयर्स, 15 साल के लिए जमा करना होता है, क्योंकि ये योजना जब लॉन्च की गई थी तो ये योजना लॉन्च करते समय 14 साल तक जमा था। और इसमें ये भी डाउट आता है कि बिटिया की एज के आधार पर है, कन्या के नहीं, उनके खाता खोलने की एज के आधार पर, खाता खोलने से डेट से आधार पर है। तो ये बात भी जरा एग्जाम में देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा डाउट क्रिएट कर देता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, A PPF account is open as on 12th May 2015 will mature after। एक PPF अकाउंट जो है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आता है, इसको ट्रिपल ई स्कीम्स कहते हैं, ट्रिपल एजम्पशन रहता है। इसमें मूलधन जो होते हैं उस पर टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट पे टैक्स नहीं लगता, पेमेंट पे टैक्स नहीं लगता। तो यहाँ पर PPF जो अकाउंट खुलता है वो फाइनेंशियल ईयर के आधार पर जो है उसकी मैच्योरिटी होती है, फाइनेंशियल ईयर के आधार पर। पब्लिक प्रोविडेंट फंड में जो भी जमा किया जाता है पैसा, उसका फाइनेंशियल ईयर टैक्स बेनिफिट लेते हैं, ठीक है ना राजीव नारायण जी? फाइनेंशियल ईयर टैक्स बेनिफिट लेते हैं, इसीलिए इसके मैच्योरिटी पर इसका असर पड़ता है। वैसे पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो है 15 सालों के लिए खोला जाता है। तो अगर नियमानुसार देखा जाए तो ये 12 मई 2015 है, तो 15 साल लेंगे, तो ये 2005 होना चाहिए था, मैंने कुछ लिखने में गलती कर दिया है ना। तो ये 2005 होना चाहिए था ओपनिंग, तभी तो 15 साल में 2020 में ये होगा। तो 15 साल जो है इसकी मैच्योरिटी होता है। तो 15 साल जो मैच्योरिटी होगा, उसके बाद वाले जो फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग होगी तब वो क्या होगा, ये एलिजिबल होगा। तो यहाँ पर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में आप जब भी एक क्लोजर की बात करते हैं तो फाइनेंशियल ईयर के बेनिफिट के लिए है, इसलिए जब भी वो मैच्योर होगा, जिस समय वो अकाउंट मैच्योर हो रहा है, नॉर्मली 15 साल हो रहा है, फिर भी वो मैच्योर नहीं होगा, उस मैच्योरिटी के जो फाइनेंशियल ईयर के एंडिंग पर ही वो सही होगा। तो एक साथी ने लिखा है, दीपू जी ने, 31 मार्च 2030, बहुत सही, 31 मार्च 2030 2015 के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर जो है हम लोग यहाँ पर लिखे हैं 31 मार्च 2021 को ये इसके बाद जो है मैच्योर हो जाएगा, मतलब 1 अप्रैल 2021 को ये जो है मैच्योर हो जाएगा। अब अगर हम इसको मैच्योरिटी का इसका पीरियड देखें, अगर 14 नवंबर 1997 में है तो इसका 15 साल जो लेंगे, तो 15 साल यहाँ पर लेंगे तो 2012 आता है, नवंबर 2012, लेकिन ये अप्रैल 2013 को मैच्योर होगा, मतलब अप्रैल 2013 को ये जो है मैच्योर होगा, इसको ले जा सकते हैं। 6 फरवरी 2014 है, तो ये 6 फरवरी को 2029 को ये मैच्योर नहीं होगा, 1 अप्रैल को होगा, 1 महीना उसको रखना ही पड़ेगा। 16 अप्रैल को है तो ये 1 अप्रैल 2030 को हो जाएगा। तो ये देखा जाता है क्योंकि फाइनेंशियल ईयर में इसका टैक्स बेनिफिट लिया जाता है, इसीलिए ये जिस तारीख को मैच्योर हो रहा है उसके फाइनेंशियल ईयर तक ये आगे जाएगा। चलिए अगला डाउट जो है ये हमारे एक साथी ने भेजा है, तो वो हमने उनके शब्दों में इसको लिया है। एनपीए प्रोविजन मध्यांचल ग्रामीण बैंक में अलग है, आरबीआई की तुलना में यदि इससे संबंधित प्रश्न एग्जाम में आता है तो हम आंसर किस हिसाब से करेंगे? तो जो एनपीए होता है, देखिए आरबीआई कभी भी ना ऐसे डाउटफुल क्वेश्चन नहीं करता है। जब आरबीआई सवाल पूछेगा, सॉरी आईबीपीएस सवाल करेगा ना, आईबीपीएस जो अभी आपको प्रमोशन एग्जाम करता है, तो वो इस बात को क्लियर करता है कि अगर
मध्यांचल ग्रामीण बैंक के पॉलिसी के हिसाब से कर रहा है तो वहां सवाल की शुरुआत ही उससे होती है कि मध्यांचल एज पर द पॉलिसी ऑफ मध्यांचल ग्रामीण बैंक व्हाट इज द प्रोविजन रेशियो फॉर द एनपीए इन सब स्टैंडर्ड डाउटफुल एसेट, ऐसा करके सवाल पूछेगा। और अगर मध्यांचल ग्रामीण बैंक की पॉलिसी का जिक्र नहीं किया तो मान के चलिए आरबीआई की पॉलिसी के आधार पर ही आपको जवाब देने हैं। तो ज्यादातर ये देखा गया है कि भले ही आपके बैंक में वो प्रोविजन अलग हो लेकिन सवाल आरबीआई के हिसाब से ही पूछा जाता है और आरबीआई के हिसाब से आंसर देना होता है। अगर आप के पर्टिकुलर बैंक का नाम और पॉलिसी का जिक्र किया गया है तभी उसका आंसर आपकी पॉलिसी के हिसाब से होगा। अदरवाइज अगर उसमें पॉलिसी का जिक्र नहीं किया है, या आजकल देखे गए हैं कि जो नेशनलाइज बैंकों में ये देखा गया एज पर आरबीआई गाइडलाइन, ऐसे पूछता है ना अभिषेक जी, एज पर आरबीआई गाइडलाइन, एज पर आरबीआई गाइडलाइन या एज पर फला पॉलिसी, ऐसा करके पूछता है। तो इसलिए यहाँ पर ये डाउट बिल्कुल नहीं होगा। और जब भी ये प्रोविजन की बात आती है तो प्रोविजनिंग नॉर्म्स जो है, सबसे पॉपुलर सीरीज का जो सवाल है ना वो ये है लॉस एसेट। इसी को पहला है 100%, हम तो अपना काम 100% करेंगे, है ना शंकर जी। अपना वो तो 30-40% वाला नहीं काम चलता, अपना नहीं होता, अपना 100% है। पढ़ाई करेंगे तो 100%, बैंक में काम करेंगे तो 100%, एकदम पार्टी करेंगे तो भी 100%। अपना ये 25% वाला नहीं, ये अपन सीधे 100% है। मतलब मेरा ये बताने का तरीका ये है कि 100% को याद कर लीजिए। अभी तक जितने भी पास्ट एग्जाम देखा गया है ग्रामीण बैंक के लिए खास करके, तो केवल एक सवाल पूछा गया कि लॉस एसेट पे कितना प्रोविजन किया जाता है, या डाउटफुल एसेट्स जिनका एज जो है डाउटफुल में मोर देन 3 इयर्स हो गया, उनका प्रोविजन कितना होगा लॉस एसेट में कितना प्रोविजन होगा राजू जी? 100%। अब डाउटफुल जिनका एज 3 साल से ज्यादा हो गया, शेखर जी कितना प्रोविजन होगा? उसमें भी 100%। स्टैंडर्ड सिक्योर्ड पोर्शन में 40% और ये जिनका एज डाउटफुल में रहते रहते 3 साल से ज्यादा हो गया 100%, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड 100%। मतलब कहने का तात्पर्य है यही 2 सवाल जो है पॉपुलर सीरीज में आए हैं। बाकी ये जो अब सिक्योर्ड पोर्शन अनसिक्योर्ड पोर्शन में ये इसलिए अभी सवाल नहीं पूछता है जहां तक, क्योंकि अलग अलग पॉलिसी अलग अलग बैंक के हिसाब से अलग अलग थोड़ी सी पॉलिसी में फेरबदल है, तो मुझे ऐसा लगता है इसीलिए नहीं पूछा गया। पिछले 2 साल में तो मैंने यही देखा कि एक सवाल पूछेगा लॉस एसेट में कितना प्रोविजन करते हैं। अब वो तो कोई भी एकदम जय माता दी एकदम एक ही 100%, हमारे शंकर जी बोलते हैं सर हम तो 100% सर, हम पूरा नक्की करते हैं, अपन आधा अधूरा नहीं करते। चलिए अगला सवाल आप। आईबीपीएस में कभी क्वेश्चन रिपीट्स भी होते हैं क्या, जो पिछले ईयर्स में प्रमोशन एग्जाम में पूछे गए हों? एक्जेक्टली, कई बैंकों के एग्जाम में देखा गया है कि जो पिछले साल क्वेश्चन आया था उसका 10 से 20% सवाल, मतलब 100 में से 20, मतलब अगर 60 में से 12 सवाल हूबहू रिपीट हो गए, जैसे मॉर्गेज से जुड़ा हुआ हाइपोथेटिकल। सर ये क्वेश्चन आईबीपीएस फॉर्म करता है या बैंक फॉर्म करके आईबीपीएस को देता है? बैंक फॉर्म नहीं करता, बैंक आईबीपीएस को सर्कुलर देता है ना। आईबीपीएस बोलता है हमको सर्कुलर दे दीजिए, तो बैंक ने जो सर्कुलर देता है, या आजकल बैंक क्या कर रहे हैं उनको यूजर आईडी और पासवर्ड दे रहे हैं आईबीपीएस को। ज्यादातर 90% बैंक क्या करते हैं उनके सर्कुलर साइड में सॉफ्ट कॉपी है, आप लोग के पास भी सॉफ्ट कॉपी के सर्कुलर होंगे, तो उनको जो है वो यूजर आईडी एंड पासवर्ड दे देते हैं। तो उसमें वो क्या करते हैं, जो इसी ऊपर जो उस सर्कुलर में ऊपर जो सर्कुलर आते हैं उन पे सवाल क्रिएट कर देते हैं। जैसे नया कोई स्कीम लॉन्च हुआ उस पर सवाल करेंगे, नई कोई पॉलिसी में फेरबदल किए तो उस पर सवाल करेंगे। तो उनको जो 4-6 महीने में जो फेरबदल हैं आपके मॉडिफिकेशन हुए हैं उनमें से सवाल पूछ लेता है। क्यों? क्योंकि आईबीपीएस जो सवाल सेट कर रहा है वहाँ भी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो क्या करते हैं बैंक के इंटरनल के लिए उनको मेहनत करना पड़ता है। तो इसीलिए आईबीपीएस में जो एग्जाम आपके प्रमोशन एग्जाम होता है ग्रामीण बैंक के लिए खास करके क्लरिकल टू ऑफिसर में 60 क्वेश्चंस होते हैं जो बैंकिंग से जुड़ा हुआ, जिसमें से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 20 क्वेश्चन जो हैं इंटरनल के होते हैं मैक्सिमम। वैसे तो 12 क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट तरीके से, लेकिन अगर 20 क्वेश्चन जाएं तो मैक्सिमम इंटरनल होंगे, बाकी 40 क्वेश्चन जो है जनरल बैंकिंग के होंगे। और उस 40 में भी 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आंख बंद करके भी आप टिक लगा दोगे,
मेरे को ये तो अपना अभिषेक जी बोला मेरे को सवाल पढ़ना ही नहीं, ये 20 क्वेश्चन तो बिना पढ़े बिना देखे मारूंगा। ऐसे मतलब इजी रहेंगे। जैसे ये लॉस एसेट का हो गया, मॉर्गेज से जुड़ा हुआ, ये सरल सरल चीजें आएंगे, सुकन्या समृद्धि, ये सब 20 सवाल ऐसे होंगे जो सभी लोगों के लिए शानदार होंगे। और जो 20 सवाल और होंगे थोड़े, उस 20 में से 10 जो है मीडियम रेंज के होंगे, 10 जो है करंट चेंज से होंगे, और 12 से 20 सवाल जो होंगे आपके इंटरनल से होंगे। ये क्राइटेरिया होता है। अब ये बात आती है, जैसे एजुकेशन लोन से एक सवाल मैंडेटरी है, हाउसिंग लोन से एक सवाल मैंडेटरी है, सुकन्या समृद्धि, अटल पेंशन योजना, जीवन ज्योति, ये सारे से मैंने एक आपको व्हाट्सएप भी किया था कौन कौन से सवाल आते हैं। अगला डाउट लेते हैं, 10वां डाउट 10 लाख का है ना, और 10 लाख क्वेश्चन पूछना था। हाँ पूछिए, क्या नाम है आपका? नंदिता दास। अच्छा, कैसे हैं आपकी तबीयत? सर अभी थोड़ी ठीक हो, वो कोल्ड कफ थोड़ा रह गया है, फीवर अभी भी नहीं है। आप फीवर बिल्कुल अभी भी चिंता नहीं मत करिएगा, आप एकदम से बढ़िया से इलाज कराइए। देखिए हमारे स्क्रीन पे कितने पैसे है ना, हम लोग हैं यहाँ पर, चिंता नहीं। जी सर, थैंक यू सर। अभी हाल ही में बैंक की तरफ से, मीन्स हेड ऑफिस की तरफ से हम लोगों को सर्कुलर प्रोवाइड कर दिया गया हमारी यूनियन की तरफ से। तो बहुत सारे सर्कुलर दिए गए हैं, जिनमें कुछ कुछ सर्कुलर है जो हमको पता है, पर सर ऐसा भी कुछ पॉलिसी इतना दिया गया है कि करीब करीब 60-70 पेजेस और 100 पेजेस है, और वो पॉलिसी वगैरह रिलेटेड है। तो उसका स्टडी कैसे करें, क्योंकि टाइम भी अभी सिर्फ 1 महीने ही बचे हुए हैं। तो वो समझ में नहीं आ रहा उसको कैसे सेग्रीगेट करके कौन से पोर्शन को वो, क्योंकि अगर मैं पूरा वो पॉलिसी पढ़ने जाऊँ तो शायद 1 महीना क्या 2-3 महीने में भी कंप्लीट नहीं होगा। तो आपको वो पॉलिसी नहीं पढ़ना है, मैं आपकी बात समझ गया। सारी पॉलिसी मुझे भेज दीजिएगा, मैं उसको ओके सर। रेफरेंस करूंगा। क्योंकि अभी मध्यांचल ग्रामीण बैंक का सेशन अभी 23 तारीख को एग्जाम है इनका, तो हम लोग फिर और जो आपके त्रिपुरा ग्रामीण बैंक, मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक, और आने वाले जो झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक और भी नेशनलाइज बैंकों के जो एग्जाम जो पंक्तिबद्ध तरीके से आएंगे, उनके लिए इंटरनल सेशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे, एक बैंक का सिलसिलेवार तरीके से इंटरनल सेशन ले लेंगे, 5 से 7 सेशन में सारे इंटरनल कवर हो जाएंगे, जो फिर उसके बाद आपका रिवीजन होगा, आप स्टडी करने में आपको सहूलियत होगी। तो मेरा आपको ठीक यही है सर। फिर मैं आपको क्योंकि हम लोगों को भी जो मिला है ना, मेल के थ्रू मिला है, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा है उसका साइज। तो मैं आपसे मेल एड्रेस लेके वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे है सर, क्योंकि मैंने जब खोला तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ। नहीं समझ पाएंगे ना उनमें से। देखिए जो सर्कुलर है, एक सर्कुलर में से 95% हिस्सा आपके काम का नहीं है ना? तो नहीं है। हाँ अतुल जी हमारा यस बोलेंगे, हाँ सही बात अतुल जी, है ना? सही सही कह रहा हूँ ना, सहमत है ना आप? है ना? ये देखो चुने हुए सांसद है ना, इनसे पूछना पड़ता है, सहमत है तो वो वोटिंग कराना पड़ता है। तो आपके सर्कुलर में से 95% हिस्सा ऐसे हैं जो आपके काम का नहीं है, और आपका समय बहुत कीमती है, समय बहुत कीमती है। तो आप वो सर्कुलर मुझे दे दीजिएगा, मैं वहां से 5% चीज काम का निकाल लूंगा, और आपको कम समय में, ऐसे रात को कभी बैठेंगे तो हम साझा कर लेंगे, आपको सरल तरीके से बातों ही बातों में सिखा दूंगा, और सरल तरीके से आप। थैंक यू सर, मैं कल ही सर आपको कांटेक्ट करके सब दे दूंगी। ओके सर, मैं विनायक पाल बोल रहा हूँ। हाँ विनायक जी बताइए। सर, मैंने आपको वो सर्कुलर जो टीजीवी से दिया था, वो सब मैंने एक्चुअली आपको दे दिया था। हाँ सर्कुलर आपने दिया है, तो अभी आफ्टर 23rd, अभी जो 23 जुलाई है अभी आ रहा है, तो हाँ एक हाँ तो सर। बेनिफिट ये होगा इसमें 23 जुलाई को, और उसके नेक्स्ट वीक फिर और भी एक ग्रामीण बैंक का एग्जाम है। तो इन ओके दोनों सर। के सवाल आपको मिल जाएंगे, तो आपको एक ट्रेंड भी पता चल जाएगा कि कैसे सवाल आए हैं, और ये सवाल आपके लिए भी मददगार होंगे। फिर अब हम इंटरनल आपने जो डिटेल दिया है उस पर भी सवाल करेंगे। बस ठीक है सर, थैंक यू सर। थोड़ा धैर्य रख के हमारे साथ बने रहिएगा, हम सारी चीजें आपका ख्याल पूरा है। तो यहाँ हाँ पर हाँ सर, मैं श्योर बात सर। कर रहा था कि एक सवाल हमारे साथी ने पूछा, अगर 10 लाख का एजुकेशन लोन है तो प्रियरिटी सेक्टर में कितना होगा? हमारे साथी राजीव नारायण जी ने जवाब दे दिया कि 10 लाख होगा, क्योंकि प्रियरिटी सेक्टर में, प्रियरिटी सेक्टर जो एजुकेशन लोन का क्राइटेरिया है कितना हो गया है, बदल गया। मनोजीत मजुमदार जी बताएंगे हमारे। मनोजीत मजुमदार जी सोने चले गए लग रहा है ना? 20 लाख। अच्छा जगह जगह है, अच्छा जगह है, तो 20 लाख है ना?
तो मधुमताज धन्यवाद। जी एकदम जगह रहिए आप, एकदम आप बढ़िया लग रहे हो एकदम, थोड़ा जगह रहेंगे, थोड़ी देर है बस 5-10 मिनट और, है ना। तो 20 लाख। तो प्रियरिटी सेक्टर में जो पॉपुलर सीरीज का सवाल है ये है कि व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एजुकेशन लोन अंडर प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो प्रियरिटी सेक्टर लैंडिंग में पहले 10 लाख था, अभी उसको बढ़ा के 20 लाख कर दिया, चाहे इंडिया में एजुकेशन लें चाहे इंडिया के बाहर एजुकेशन लें। 20 लाख मतलब 20 लाख। अब एजुकेशन में इतना खर्चा हो जाता है, इसलिए देखिए टोपी के नीचे मैंने 2-2 हज़ार का नोट ही लगाया है। अगर ये 2 हज़ार का नोट नहीं है तो पढ़ा ही नहीं पाइएगा बच्चे को, है ना। इतना खर्चा। ये देखो हमारे शंकर जी बोल रहे सर ये थोड़े बड़े बाल हैं अभी कट जाएंगे, बच्चा बड़ा हो रहे तो फिर मतलब एजुकेशन जो है इतना पीक पे चला गया है, और एक पेरेंट्स के लिए एक बच्चे के एजुकेशन से ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं है। ठीक है, शिक्षा एक जो होता है ना, एक मूलभूत जो आप अपने बच्चे को देना चाहते हैं कि शिक्षा में कोई कमी ना हो, और उसका रेट इतना जो हाई हो गया है, इसीलिए ये एजुकेशन लोन आपके लिए एक टूल है एज ए बैंकर कि आप एजुकेशन लोन को पॉपुलर कर सकते हैं। तो एजुकेशन लोन को पॉपुलर या एजुकेशन लोन को सही जगह में जो डिप्लॉय करने का सही तरीका क्या है, आपके बैंक के चारों तरफ जितने स्कूल है ना विनायक जी, जितने स्कूल हैं आपका सर्विस एरिया में, मान लीजिए 10 गांव है तो 10 स्कूल होंगे। यस मनोजीत जी हैं, आज हमारे दोस्त मनोजीत जी हैं, है ना, एकदम बढ़िया। तो जितने आपके विलेज में हैं उतने स्कूल होंगे, तो उतने स्कूल में टॉपर भी होंगे, और उस स्कूल में कितने कक्षाएं होंगी, 10वीं 11वीं 12वीं, और इतने होंगे। और कॉलेज होगा तो और अलग बात, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज भी होगा, एक बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट में या ब्लॉक में कॉलेज भी होता है। तो आपने क्या करना है, उन स्कूलों की विजिट करनी है, और वहां पर एक कंपटीशन करना है कि हर क्लास के 2-2 इंटेलिजेंट बच्चों को हम एकदम पेन देंगे, है ना, पेन देंगे, पर्स देंगे, बैंक की तरफ से बैग दे देंगे। तो ये होगा क्या कि वो बंदे आप आइडेंटिफाई कर लिए, है ना। तो जब आइडेंटिफाई कर लिए तो उनको जो है बैंक में एक दिन बुला लीजिए, बैंक में सम्मानित कर दीजिए, और जब वो टैलेंटेड बच्चे हैं उन पर आप पैसा लगाते हो तो जीतोगे कि नहीं जीतोगे, हैं शतरंज में बताइए, है ना। जब भी ऐसे कोई अच्छे घोड़े पे पैसा लगाते हैं तो जीतते हैं कि नहीं। तो ये अच्छे जगह उनको दीजिए, आईआईटी में अच्छी जगह उनको जाके घर में उनके पेरेंट्स को मोटिवेट करिए। और जब आप इस तरह से कनेक्ट होते हैं तो जब भी उनको एजुकेशन लोन की जरूरत होती है आपसे कनेक्ट होते हैं, ये मार्केटिंग स्टाइल है। और जब ऐसे लोगों को, जब बच्चों को लोन देते हैं, वो अच्छी जगह मेरिट बेसिस पे सिलेक्शन होता है, और फिर उसके बाद वो कैंपस सिलेक्शन होता है। कैंपस सिलेक्शन मतलब क्लास खत्म ही नहीं हुई है और उनको नौकरी मिल जाती है। एजुकेशन लोन में एक चीज़ और बताना चाहूँगा, पैसा तो बहुत लगता है, इसलिए देखो, है ना, आजकल कहीं एडमिशन लेने जाओ तो क्या बोलते हैं, एक तरफ किताब रख दो दूसरी तरफ पैसा रख दो, बराबर कर दो फिर एडमिशन होगा। तो किताब रख दो तो हमारे शंकर जी तो बोलते बच्चे को ही बिठा दिया सर एक तरफ और बोले पैसे रख दो दूसरी तरफ, तब जाके एडमिशन होगा। तो आपने देखा होगा कि एजुकेशन मस्ट है, और इसके लिए हम लोग खर्चा करते हैं। तो प्रियरिटी सेक्टर में 20 लाख रुपए तक के जो लोन होंगे वो प्रियरिटी सेक्टर में आएंगे, एजुकेशन लोन। लेकिन विनायक जी मैं आपको बता दूं, अगर 25 लाख का लोन दिया आपने, 25 लाख का एक लोन दिया, तो 20 लाख प्रियरिटी सेक्टर में आएगा, 5 लाख नॉन प्रियरिटी सेक्टर में आएगा। ठीक है शंकर जी, है तो शंकर जी तो कंबल वंबल ले लिए एकदम, है न ही गर्मी ऊन की चाहिए न ही गर्मी जून की चाहिए, हमें तो गर्मी जुनून की चाहिए, हमें तो गर्मी अपने खून की चाहिए। ये तो ठंडी लग रही उधर। तो 10 लाख का मैं ये बता रहा था कि अगर किसी स्टूडेंट को आपने 30 लाख का लोन दिया, वो विदेश पढ़ने गया या इंडिया में कहीं भी पढ़ रहा है ना, तो 30 लाख जो लोन दिए उसमें से आउटस्टैंडिंग आज अगर 28 लाख है, ठीक है विनायक जी ध्यान से सुन रहे हैं, 28 लाख अगर आउटस्टैंडिंग है तो उस 28 लाख का 20 लाख प्रियरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होगा और 8 लाख जो है नॉन प्रियरिटी सेक्टर में क्लासीफाई होगा। लेकिन ये क्राइटेरिया सिर्फ एजुकेशन लोन के लिए है। अगर अब बात करें हाउसिंग लोन की, तो हाउसिंग लोन में जो क्राइटेरिया है 25 लाख और 30 लाख का, 25 लाख लोन का और 30 लाख प्रोजेक्ट का, तो अगर वो 26 लाख हो गया लोन तो 26 के 26 नॉन प्रियरिटी में चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या है, मान लीजिए आपने 30 लाख का लोन दिया, आउटस्टैंडिंग हो गया 28 लाख, तो 20 लाख प्रियरिटी में जाएगा, 8 लाख नॉन प्रियरिटी में क्लासीफाई होगा। और हाउसिंग लोन के केस में अगर 25 लाख तक का लोन है और 30 लाख तक का प्रोजेक्ट वैल्यू, उसका प्रोजेक्ट कास्ट है, तो वो प्रियरिटी होता है। लेकिन अगर कहीं 26 लाख लोन हो गया
तो पूरा का पूरा 26 लाख जो चला जाएगा नॉन प्रियरिटी में, और 25 लाख हुआ तो प्रियरिटी में जाएगा। तो ये डिफरेंस जरा देख लीजिएगा। हालांकि आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए नहीं है, लेकिन CIB वगैरह JIB वगैरह में ये सवाल पूछता है, या हायर स्किल में सवाल पूछता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, मैं तो चाहता हूं कि ऐसा इंडस्ट्री आप अपने अपने इलाके में एक जरूर दीजिए और एक टेस्टिमोनियल तैयार करिए। देखिए, होनहार लोगों की कमी नहीं है, आपने तलाशना है। आपको एक बड़ा सिस्टम मिला हुआ है, एक तंत्र मिला हुआ है, उस तंत्र का फायदा लगा के अपने चप्पे चप्पे की जानकारी होनी चाहिए। शंकर जी, आपको, आप बैंक में काम करते हैं ना, आपका एक टेरिटरी है, आपकी टेरिटरी में चप्पे चप्पे में क्या हो रहा है पूरी जानकारी होनी चाहिए। कहाँ पर टैलेंटेड लोग हैं, कहाँ पर अच्छा हुनर चल रहा है, कहाँ पर मार्केटिंग अच्छी हो रही है, कहाँ पर सेल्स अच्छा हो रहा है, कहाँ पर इंडस्ट्री आ रही है। अगर ये इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप वहाँ पैसा लगा सकते हैं। तो PMEGP से जुड़ा हुआ एक साथी का सवाल आया कि PMEGP में हमारे बैंक का सर्कुलर अपडेट नहीं हुआ, सरकार ने अमाउंट बढ़ा दिया, एग्जाम में क्या डाटा डालना पड़ेगा, अब बताइए। अब इसका जवाब तो हमारे शेखर भाई देंगे। शेखर दास जी, बता दीजिए क्या जवाब है इसका। PMEGP का बैंक का सर्कुलर अपडेट नहीं हुआ, ठीक, और सरकार ने तो अमाउंट बढ़ा दिया। तो अगर एग्जाम में आए तो कौन सा देंगे, बैंक का देंगे, सरकार का देंगे? सरकार का जो दिया हुआ है 50 लाख और 20 लाख का, हाँ, वो ही देंगे। तो अगर ऐसा PMEGP से सवाल आया तो इसीलिए तो एग्जाम लेता है वो, इसीलिए एग्जाम ले रहा है कि आप बैंक के एग्जाम किस लिए ले रहे हैं मनोजीत जी? एग्जाम इसलिए ले रहा है कि भारत सरकार ने नियम बदल दिया। एज ए बैंकर आप उस नियम को जान रहे हो कि नहीं जान रहे हो, उसके लिए लेता है वो एग्जाम। आप बैंक की एक स्कीम है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और भारत सरकार इसके तहत उसकी जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस बदल दिया है, प्रोजेक्ट कास्ट बदल दिया है। तो वो जानना चाहता है कि ये जो मैं बदलाव किया हूँ, ये जो मेरे बैंक में काम कर रहा है मनोजीत मंडल, विनायक पॉल, इन लोग इस चेंजेस को जान रहे हैं कि नहीं जान रहे हैं करके यही टेस्ट करता है। बैंक में सर्कुलर नहीं चेंज हुआ ये अलग पार्ट है, या आपने पास आया नहीं है ये अलग पार्ट है, लेकिन सरकार ने उसको इफेक्टिव कर दिया, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। सवाल आए तो नया रिवाइज गाइडलाइन को ही डालना है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम में मैन्युफैक्चरिंग क्लिप मैक्सिमम प्रोजेक्ट का जो 25 लाख था उसको बढ़ा के 50 कर दिया। सर्विस यूनिट में जो प्रोजेक्ट का 10 लाख वो 20 लाख बढ़ा के 30 लाख कर दिया। मतलब अगर हम शेखर दास जी की बात मान लें कि डबल इंजन क्या बोलते हैं, क्या शंकर जी क्या बोलते हैं वो, किसकी सरकार चल रही है? डबल इंजन की है, डबल इंजन की सरकार हाँ, चल रही डबल है सर। इंजन की सरकार चल रही है। ये हुई ना उत्तर प्रदेश से कौन है ना, डबल इंजन की सरकार चल रही। तो ये डबल इंजन चला दो भैया, सब डबल इंजन। पहले था सिंगल, अब डबल इंजन हो गया है ना। पहले 25 लाख मैन्युफैक्चरिंग यूनिट था, 50 कर दिया, डबल इंजन लगा दो, ठीक। तो सर्विस सेक्टर में 10 लाख था, 20 लाख हो गए डबल इंजन। तो ये आपको याद रख लीजिए इस तरह का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, व्हाट इज द पेक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ कंज्यूमर कोर्ट? कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में बदलाव किए गए हाल ही में, मतलब एक तो 30 साल बाद एक बदलाव किया गया था 2019 में। मतलब एक ऐसा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट था जो 3 दशक से भी ज्यादा समय हो गया था, जिसमें कोई बदलाव नहीं किया गया था। बहुत सारी उसमें थी कि डिजिटल कंप्लेंट नहीं कर सकते हैं, ऑनलाइन जो लेन देन होता था वो नहीं आता था उसमें, फिर जहां पर वो सामान खरीदे वहां पर ही केस कर सकते थे, बहुत सारे उसमें कंस्ट्रेंट्स थे। लेकिन 2019 में उसमें बदलाव किया गया, तो उसके ज्यूरिडिक्शन में भी बदलाव किया गया था, है ना, कि 2 करोड़ तक, 2 से 10 करोड़, 10 करोड़ से ऊपर, इस तरह के ज्यूरिडिक्शन लगाए गए थे। लेकिन जब ये देखा गया कि उस ज्यूरिडिक्शन में एक कोर्ट पे ही भार, मतलब 10 करोड़ तक तो कोई जाता ही नहीं था कंज्यूमर कोर्ट में, सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही आ गए केस। क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का कितना था अभिषेक जी पुराने उसमें? तो 2 करोड़ था पुराना, अब 50 लाख हो गया है। हाँ, तो 2 करोड़ तक के जो प्रपोजल हैं, जो केसेस हैं, वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते थे, है ना। तो हुआ ये कि सारे केस डिस्ट्रिक्ट फोरम में ही पड़े रहे, 2 करोड़ से ऊपर कौन लेन देन करता है, और बाकी कोर्ट जो है फ्री रहते थे। तो उन पर जो लोड पड़ा, फिर उसमें डिस्पोजल डिले हुआ, तो सरकार ने उस पर समीक्षा करी और 30 दिसंबर 2021 को इसमें अमेंड किया, और ये अमेंडमेंट जो लागू हो गया इफेक्टिव लेवल पे। और इसमें पिक्यूनरी ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है आर्थिक क्षेत्राधिकार, पिक्यूनरी का मतलब होता है आर्थिक, ज्यूरिडिक्शन का मतलब होता है क्षेत्राधिकार। मान लीजिए आप किसी के कंज्यूमर हैं,
ठीक है अभिषेक जी, आपने टीवी खरीदा, आप भी कंज्यूमर हैं, हम लोग कंज्यूमर हैं, तो आप उस कंज्यूमर जहां से आपने यूज किया कंज्यूमर हैं, तो उस मैन्युफैक्चरर ने या उस सेलर ने आपके साथ कोई धोखाधड़ी करी या गलत प्रोडक्ट दिया, तो उस घटना के घटित होने के 2 साल के अंदर आप जो है कंज्यूमर कोर्ट में अपना केस दाखिल कर सकते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाने के लिए आपका क्लेम जो अमाउंट होगा अप टू 50 लाख, मतलब 50 लाख तक, 50 लाख से लेके 2 करोड़ तक जो है स्टेट कमीशन को जाएगा, और 2 करोड़ से ऊपर जो है जाएगा नेशनल कमीशन को जाएगा। तो नेशनल, इसमें क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट फोरम 50 लाख तक देखेगा, 50 से 2 करोड़ स्टेट कमीशन, 2 करोड़ से ऊपर नेशनल कमीशन। अब इसमें जब अपील होती है, डिस्ट्रिक्ट फोरम का अगर डिसीजन आया और वो डिसीजन से मंजूर नहीं है, तो आप स्टेट कमीशन में अपील कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर। स्टेट कमीशन में अगर डिसीजन आया तो नेशनल कमीशन को अपील कर सकते हैं 30 दिनों के अंदर। अगर नेशनल कमीशन का डिसीजन आया और अपील करना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, है ना, सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर होता है। तो ये पेक्यूनियरी ज्यूरिडिक्शन है, इसमें बदलाव किए गए हैं क्लेम, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं आपके प्रमोशन एग्जाम के लिए। तो अभी बज गए हैं 12, तो हमने सवाल लिया 12, अब हो जाओ 9 2 11, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात, एकदम बढ़िया, एकदम जीवन में हल्का फुल्का रहना चाहिए, एकदम बच्चे जैसा रहना चाहिए। वो बच्चे जैसे रहने से क्या होता है, हमारे अंदर बहुत पॉजिटिव सेल्स पैदा होते हैं, और वो पॉजिटिव सेल्स जो होते हैं हमारे आने वाले समय में जो आप एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें भाग लेते हैं। अभी काहे घमंड करते हैं अपने शरीर का, ये दे शंकर जी, बिल्कुल घमंड नहीं करना शरीर का, ये तो 5 तत्वों से बना है, मिट्टी, आग, हवा, पानी, है ना, और किससे, ये सभी चीजों से बना हुआ है ना, अग्नि से बना हुआ है। तो ये 5 चीजें जो होती हैं इनके पास जरूर जाइए, है ना, जाते हैं ना। आप देखो नदी के किनारे जाने में कैसे लगता है, कैसे लगता है जी, शंकर जी बताइए तो। कल 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 नदी बह रही है, तो नदी के पास जाने में कैसे लगता है, वाह मजा आ रहा है ना, अति आनंद, प्रफुल्लित, क्या हो रहा है। आपका ये जो नेचर है ना, जो बॉडी है, वो किसके पास, किससे बना हुआ है, कैसा फील होता है अभिषेक जी, अच्छा लगता जी है? सर, जी ऐसा सर। लगता है कि कहाँ बैंक की नौकरी से छोड़ो सर, हम तो यहीं ठीक है दरिया किनारे, तुम सब्जी लेके हैं। सुकून के पल लगते हैं सर। हाँ, अभिषेक जी बोलता है सर ये नदी किनारे ठीक है, मैं तुम कुछ और लेके आना, मैं चखना लेके आऊंगा, ऐसे टाइप को बोलता, वहीं ठीक है बैंक छोड़ देते। सर चखना तो रेडी है सर, चिकन दिख रहा है। हाँ, चखना ही तो हम लेके आए, तो बाकी आप लेके आते, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हमको उन हमारे पंच तत्वों का बहुत ही सदुपयोग करना है। आपको सदुपयोग क्या करना है पंच तत्वों का, आपका शरीर इन 5 तत्वों से बना है, और उस 5 तत्वों में इतनी असीम ताकत है कि आपके इस पंच तत्वों के मेल में आप जो भी चीज चलाओगे, सपोज मन में हमेशा विक्ट्री 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 सोचोगे तो विक्ट्री मिलेगा, मन में सफलता 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 सोचोगे रात दिन तो सफलता मिलेगा। मैं रोज क्यों आ जाता हूँ रात को सोने के समय, क्योंकि आपके मन में सिर्फ वो विचार डालने के लिए जो आपके जीवन के लक्ष्य को पूरा करेगा। इतना अद्भुत है। सपना देखिए किसी को पाने का, सपना देखिए सफलता के साथ जीने का, सपना देखिए आनंद लेने का, सपना देखिए अच्छी चीजों का। आप खराब चीज जो है उसको डिस्कस ही मत करो, बिल्कुल डिस्कस मत करो, घर में मत करो, किसी को, पड़ोसी को मत बताओ, पड़ोसी को तो बिल्कुल ही मत बताओ, नहीं तो ज्यादा डिस्कस वही करेगा। है देखिए 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 शंकर जी के है नुकसान हो गया आज यार, 2000 का नुकसान हो गया, शॉर्ट हो गया उसका पैसा। तो जीवन में एक ही मूल मंत्र है सफलता का, वही विचार रखो जिसको आप पाना चाहते हो, वही चीज रिपीट करो, वही चीज करो जो पाना चाहते हो, और जिन 5 तत्वों को बोला उनके करीब रहने के लिए कोशिश करो। आप देखिए आसमान से भी, आकाश से भी हमारा शरीर बना हुआ है, तो कई आप लोग कभी देखते नहीं हो, लेकिन एक अद्भुत ताकत मैं बता देता हूँ, दिन में 3 से 4 बार हमको आसमान की तरफ देखना चाहिए, आसमान की तरफ देख के ऐसे करना चाहिए। आप बताइए शंकर जी, मैं पूछना चाहता हूं आपसे, आप ऊपर कब देखते हो, ऊपर जब देखते हो आपको असीम पीड़ा हो जाती है ना, बहुत असीम पीड़ा हो जाती है, बहुत दुख होता है, बहुत रोने का मन करता है, तब जाके ऊपर देखते हो, यस और नो? कौन याद दिलाता है? वो ऑटोमेटिक होता है, ऑटोमेटिक ऊपर वाला याद दिलाता है, याद दिलाता है। वो Yes, sir. आसमान है, एक्चुअल में हम ऊपर वाला बोलते हैं ना, वो आसमान है। और जब हम आसमान की तरफ ऊपर देखते हैं ना, हे भगवान ये मेरे साथ किया, तो वो एक शक्ति आती है। क्या आती है? एक शक्ति आती है। तो आप सोचो ऊपर
आसमान की तरफ देखो, और ज्यादातर बढ़िया समय देखने होता है जब सूर्य उगता है ना, तो उस समय आसमान की तरफ देखिए और आसमान की तरफ देख के उनको प्रणाम करिए। जो सूर्य नमस्कार वगैरह करते हैं उस समय, है ना, तो आपको दिन में आसमान की तरफ भी देखना है। बाकी तरफ तो हमारे आसपास रहता है, आग के पास रखते हैं, हवा पानी तो अपने साथ ही है ना। तो एक आसमान वाला हिस्सा देखिए, आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर खेलते खेलते कितने बार आसमान देखता था ऐसे ऐसे ऊपर, है, तो सफलता की निशानी है। जब भी आसमान को देखते हैं सच्चे मन से प्रार्थना करके उस अलमाइटी के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करिए, और जो चाहिए उससे मांगिए ना, है ना। मांगो उससे जो दे खुशी से, क्या मांगो उससे जो मांगे किसी से, तो मांगो उसी से, है ना, जो दे भर भर के खुशी से। तो मांगना कुछ भी चाहिए ना, ऊपर मांगो, मुझे सफलता चाहिए, मुझे जुनून चाहिए, मुझे जज्बा चाहिए, मुझे ज्ञान चाहिए, सर, मुझे ताकत चाहिए, मुझे ऊर्जा चाहिए। सर, हाँ जी, हाँ जी। सर, मेरे मम्मी आपका क्लास अटेंड कर रही है तो उनको थोड़ा मन नहीं लग रहा आपका क्लास में, थोड़ा लेट के कर रही है, तो थोड़ा जोश जगा दीजिए ना उनपे। हाँ, मम्मी जी को कौन सा एग्जाम देना है? अच्छा, कौन बोल रहे हैं पहले बताइए? मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। क्या नाम है? सर मेरा नाम आर्क जमातिया है। मम्मी का नाम क्या है? मीरा जमातिया। हाँ हाँ, तो उनको जोश कहाँ है? मम्मी सो गई क्या मम्मी? सॉरी सर, ये कोई बात नहीं, सॉरी, कोई ऐसे बात ही नहीं। मस्ती कर रहे हैं सर, सॉरी सर, सॉरी, हाँ, कोई बात सॉरी फॉर नहीं, डिस्टर्बिंग सर। नहीं कोई डिस्टरबेंस नहीं है। वो कितना अच्छा वो सीख रहा है, अच्छी बात है। तो ये हमें अच्छा लगता है कि कम से कम उन लोग भी सीख रहे हैं। कुछ अच्छी चीजें हैं जो सामान्य जीवन में भी जरूरी है। वो भले आपका बच्चा है, लेकिन वो जो चीज सुना होगा अगर वो उसको अमल कर लेगा तो यकीन मानिए आपको गर्व होगा कि ये आपका बच्चा है, बहुत आगे जाएगा। क्योंकि इस धरती में इतनी संपदा है, इतनी संपत्ति है धरती में कि आप कितनों भी ले लो, कितनों भी ले लो, शंकर जी आप ले लो, जितना भी धन संपदा ले लो, कभी खत्म नहीं होने वाला। बस हमें अपनी योग्यता साबित करनी है, हम उस योग्य हो जाएं, सब कुछ हो। तो आप सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, और प्रार्थना करते हुए आपसे विदा लेता हूं, और इन पंक्तियों के साथ आपका हौसला अफजाई करता हूं कि हमेशा नादान बने रहिए, क्योंकि नादान इंसान ही जीवन का आनंद ले पाता है। ज़्यादा होशियार बन गए ना तो वो होशियार बंदा उलझा रहता है ना। तो होशियार बनना नहीं है अपने को। और कोई बोले ना कि तुम कुछ नहीं जानते, ठीक है साहब मैं कुछ नहीं जानता हूँ मैं, है ना। अब तो किसी से उलझने का मन ही नहीं करता है। तुम सही मैं गलत, बात खत्म, तू जा भैया अपने रास्ते, हमको रात को पढ़ना है, ठीक है, रात को आगे बढ़ना है। तो आप सभी के लिए ये मैं शुभकामनाएं देता हूँ कि सुख भी बहुत है तो परेशानियां भी बहुत हैं, लाभ भी बहुत हैं तो हानियां भी बहुत हैं। क्या हुआ, प्रभु ने जो थोड़े गम दे दिए, लेकिन उसने जो हम पे किया मेहरबानियां भी बहुत हैं, मेहरबानियां भी बहुत हैं, मेहरबानियां भी बहुत हैं। हर घड़ी शुक्रिया अदा करते रहिए। दुख में सिमरन, सुख में सिमरन, हर घड़ी सिमरन, हर काल में सिमरन, हर हाल में सिमरन, हर ख्याल में सिमरन, हर बार पे सिमरन। हमेशा ईश्वर का सिमरन करते चलिए। खाना खा रहे हैं, ईश्वर का सिमरन करिए, आओ भगवान खाना खा रहे हैं हमारे साथ खाना खाइए। बैंक जा रहे हैं, आओ भगवान हमारे साथ बैंक चलिए, साथ में चलेंगे। बैंक में काम कर रहे हैं, आओ भगवान बैंक में काम करेंगे। घूमने जा रहे हैं, आओ भगवान घूमने चलेंगे। सोने जा रहे हैं, आओ भगवान सोने चलेंगे। हर घड़ी सिमरन करिए, आप देखिएगा भगवान आपके आसपास रहेंगे। मजाल है कि किसी को कोई आपको छू ले। तो इन किसके साथ आपसे विदा लेता हूँ। आप लोग अपने स्वस्थता का ध्यान रखिएगा। आपके अच्छे कार्य निष्पादन, सकुशलता और सफलता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। ये शानदार चिकन सेब जिसको जिसको जो पसंद है खाते रहिए, ठीक है। मैं ये आपके लिए समर्पित करते हुए जा रहा हूँ। आप सभी से फिर मुलाकात करेंगे अगले नए सेशन में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि, थैंक यू सो मच।